नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एग्रोमेट्रोलॉजी क्या होता है। जनरली आप अगर देखेंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो या आईबीपीएस एफओ हो, साथ ही साथ कोई भी इवन के पीसीएस जैसे एग्जाम में भी आपका एग्रोमेट्रोलॉजी जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये इन्वायरमेंट का भी पार्ट है और काफ़ी मेजर पार्ट होता है। अगर मेट्रोलॉजी को हम देखें, चाहे वो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी हो या अदर, तो वो एक तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी के बारे में देखेंगे, बेसिक स्टार्टिंग से कि क्या कहेंगे कि एक तरीके से मेट्रोलॉजी क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी क्या है, और टर्म उसके जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं, स्फेयर्स होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। ये सारे के सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हमारा आता है कि मेट्रोलॉजी क्या होती है। जनरली ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो मेट्रोलॉजी जो है एक तरीके से ये मेट्रो, एक तो सामान्य रूप से ये होता है कि अगर कहीं भी नॉमी या लॉजी है तो वो जनरली कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, अपवाद हैं, लेकिन सामान्यतः वो क्या होता है, हमारा ग्रीक वर्ड होता है। और वहीं अगर कल्चर है तो वो हमारा क्या होगा, लैटिन वर्ड होगा। तो ये ग्रीक वर्ड है मेटेरोर। मेट्रो मीन्स एबव द अर्थ सरफेस, जिसे हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। अभी हम देखेंगे, आप तीन तरीके के स्फेयर होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड कहेंगे किस तरीके से। तो ये तीन तरीके के स्फेयर हमारे पाए जाएंगे। तो इसमें एटमॉस्फेयर जो होता है, अर्थात एबव द अर्थ जो आपका सरफेस है, उस वो, और लॉजी मीन्स एक तरीके से स्टडी, अर्थात उसके बारे में, एबव द अर्थ सरफेस के बारे में जब हम स्टडी करें तो वो हमारा मेट्रोलॉजी। और ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द एटमॉस्फियर, जिसे हम एक तरीके से वायुमंडल, एटमॉस्फियर मीन्स वायुमंडल, इंच नोन एज मेट्रोलॉजी, जिसे हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो एक तरीके से ये ब्रांच ऑफ साइंस है। मेट्रोलॉजी क्या है, वो विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम एटमॉस्फियर के बारे में, dealing with that atmosphere is known as meteorology. Lower atmosphere extending up to 20 किमी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थात ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सरफेस है, तो इससे 20 किमी तक जो है वो हमारा लोअर एटमॉस्फेरिक, अर्थात निचला स्तर का जो वायुमंडल है वो है। और कितने किमी तक है, 20 किमी तक हो है। इसका थोड़ा सा महत्व है, ये पूछा भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे ही जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं, जो इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, या कह सकते हैं पर्यावरण ही एक तरीके से वायुमंडल में जो फिजिकल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ें, अदर जो भी फिजिकल प्रोसेस हैं, वो इसी लोअर एटमॉस्फेरिक कह सकते हैं कि होते हैं। जैसे आंधी तूफान, ये सारी चीज़ें जो होती हैं यहीं आती हैं। तो चलिए, मेट्रोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिजिक्स एंड जियोग्राफी। एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन है फिजिक्स और जियोग्राफी का। और द साइंस यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एयर। तो ये काफ़ी है, मतलब ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट। मेट्रोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है मेट्रो, और एक एबव द कहेंगे अर्थ सरफेस, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो मेट्रोलॉजी का ही पार्ट है। इन अदर वर्ड, ये एक फेमस है, अगर कहीं डिफिनीशन लिखने को आती है, जैसे पीसीएस का एग्जाम है या अदर एग्जाम है, तो वहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ एटमॉस्फियर, जो फिजिकल स्टेट है एटमॉस्फियर का, वायुमंडल का, एट द गिवन प्लेस एंड गिवन टाइम इज रिफर्ड एज वेदर। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे, वेदर। अर्थात देखिए दो तरीके के, एक तो क्लाइमेट जिसे हम जलवायु कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा वेदर। वेदर मीन्स क्या होता है, मौसम। तो मौसम जो होता है, पूछा भी जाता है क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर होता है। तो अभी, तो अगर एक निश्चित समय, ये मान लेते हैं कि एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि लखनऊ, यूपी का जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है, या जो हेडक्वार्टर है, यूपी स्टेट का हेडक्वार्टर लखनऊ, तो लखनऊ में किसी निश्चित समय, अर्थात हम तिथि, डे कि आज ही की डेट ले लें, या एक निश्चित समय, तो कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में जो एटमॉस्फेरिक फिजिकल कंडीशन होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। अर्थात मौसम हमेशा चेंज होता रहता है। हो सकता है कि 10 मिनट बाद एक तरीके से बादल हो जाए, 10 मिनट बाद धूप निकल जाए, तो मौसम एक तरीके से वेदर में चेंजेज आते रहते हैं। द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजी। और इसी
वेदर, इसी मौसम के ही अध्ययन को ही हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। एंड कोटेज फिजिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एक तरीके से। तो चलिए ये हो गया कि एक तरीके से मौसम के बारे में ही अध्ययन करना ही मेट्रोलॉजी है, और फिजिकल स्टेट ऑफ एटमॉस्फियर एट गिवन प्लेस एंड गिवन टाइम, एक निश्चित समय एवं निश्चित स्थान पर जो फिजिकल चेंजेज हमारे एटमॉस्फियर में होते हैं उसी को हम मौसम भी कहते हैं। तो ये आपका जैसे क्लाउडी डे, सनी डेज, ये डिफरेंट टाइप के। नेक्स्ट क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म रिजाइम ऑफ एटमॉस्फेरिक वेरिएबल। जो एटमॉस्फेयर में वेरिएबल चेंजेज आते हैं वो लॉन्ग टर्म, अर्थात क्लाइमेट जलवायु, जैसे यूपी को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? क्लाइमेटिक जोन अर्थात एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। तो ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है ये लॉन्ग टर्म के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन वो 1 साल 2 साल में उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आ जाए, धीरे धीरे चेंजेज आ सकता है। जैसे कोल्ड सीजन, अब यूपी में एक निश्चित समय अवधि है कि जनवरी फरवरी मार्च इन सब महीनों में ठंडी अधिक पड़ेगी, जुलाई से लेके अगस्त तक बारिश का सीजन, अप्रैल मई जो होता है एक तरीके से वार्म सीजन। तो ये क्या है? ये एक क्लाइमेट है, अर्थात एक तरीके से क्लाइमेट जो होता है, जलवायु जो होता है, कह सकते हैं कि ये विभिन्न महीनों का, अर्थात लॉन्ग टर्म में जो एटमॉस्फेरिक चेंजेज हैं उनका योग होता है। तो ये हमारा मेट्रोलॉजी क्या है, क्लाइमेट एंड वेदर क्या है, इनके बारे में हमने देख लिया। जैसे यूपी में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछा जा सकता है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन इंडिया 20 है या 21 है, इसको आप सभी आंसर दीजिएगा। एंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया एक तरीके से 15, एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20 या 21, इसमें से क्या सही है इसका आंसर? तो ये एक तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चन है जो एग्रोमेट्रोलॉजी से भी और आ सकते हैं, ये पूछा जाता है जनरली। भारत में कितने हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो इकोलॉजिकल जोन? उसी के साथ यूपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन 9 है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, अब बात आती है कि एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी क्या है। तो ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड मेट्रोलॉजी विथ इन्वेस्टिगेशन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट टू ग्रोइंग प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिज्म। अर्थात एक तरीके से जो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, अर्थात जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मौसम में चेंजेज होते हैं, एटमॉस्फेरिक चेंजेज होते हैं, उनके बारे में ही अध्ययन करना ही एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है। और एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है सामान्यतः एग्रीकल्चर के लिए, अगर क्योंकि इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तभी इसकी इम्पोर्टेंस हो सकता है कि आगे आए भी। एक तरीके से अगर एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के बारे में हमें मालूम है तो उस जोन में किस तरीके की खेती हो सकती है, कौन कब, एक तरीके से रेनी सीजन क्या है, कोल्ड सीजन क्या है, इन सब के बारे में जानकारी होती है, तो उस आधार पे किसान जो है अपनी खेती कर सकता है। तो इन अप्लाइड साइंस विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर, क्लाइमेट कंडीशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अर्थात एग्रीकल्चर प्लस जो वेदर और क्लाइमेट है, इसी का जो आपस में जो इंट्रैक्शन है वही एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी है। तो ये एक सिंपल सा, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का पूरा फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, स्विट्जरलैंड जिनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, मेट्रोलॉजी और एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो ब्रांच ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, ब्रांच ऑफ अप्लाइड मेट्रोलॉजी और ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स डील विथ एग्रीकल्चर। तो ये वेदर साइंस है, ये प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेट्रोलॉजी, अर्थात एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में एग्रीकल्चर और मेट्रोलॉजी दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये फिजिकल साइंस है, ये बायो फिजिकल साइंस है, क्योंकि मेट्रोलॉजी में हम केवल फिजिकल जो कंडीशन एटमॉस्फेयर होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन एक तरीके से एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में हमारा एग्रीकल्चर जो है क्या, ये बायो ऑर्गेनिज्म है, बायो। तो और उसके साथ ही साथ हम फिजिकल कंडीशन, तो इन दोनों का जो इंट्रैक्शन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इट्स एम एट वेदर फॉरकास्टिंग, मेट्रोलॉजी का मेन उद्देश्य होता है कि वेदर, मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान लगाना। और एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी जो है एक तरीके से एम इम्प्रूविंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप,
प्रोडक्शन थ्रू मेट्रोलॉजिकल स्किल, अर्थात मेट्रोलॉजिकल स्किल का प्रयोग करते हुए हम जो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स हैं उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो क्वांटिटी है, उसको इम्प्रूवमेंट करने का काम करते हैं। कि अगर हमारा नर्सरी क्रॉप है तो हम क्या कर देते हैं, मल्चिंग का प्रयोग करते हैं जिससे सनरेज ज़्यादा ना पड़े, तो वो एक तरीके से एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी में क्या है इनका इम्पॉर्टेंस टू क्रॉप प्रोडक्शन, अर्थात जो ये एग्री मेट्रोलॉजी है उसका क्रॉप प्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारा सबसे पहला काम तो ये करता है, ये देखिए पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, प्लानिंग क्रॉपिंग पैटर्न और सिस्टम, और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिस तरीके से अब कंपटीशन बढ़ रहा है। तो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या करता है, वो जो क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सिस्टम है उसको प्लान करने में जो हमारा एग्रीकल्चरिस्ट है या एक फार्मर है उसको एक तरीके से सहायता करता है। सिलेक्शन ऑफ स्विंग डेट्स फॉर ऑप्टिमम क्रॉप यील्ड, अर्थात जैसे अगर वीट क्रॉप है तो अब उसकी स्विंग टाइम क्या होगी, जब हमें एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उससे के में हमें पता चलता है कि जो सेकेंड वीक एक तरीके से, तो ये एक तरीके से हमारा जो मेजर अक्टूबर नवंबर मंथ जो होता है मेजर कह सकते हैं कि हमारा वीट का हो जाएगा। उसी तरीके से अगर अभी जुलाई अगस्त, जुलाई में हम जनरली ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे पैडी की, तो ये एक तरीके से एग्रीमेट्रोलॉजिकल का पार्ट है। कास्ट इफेक्टिव प्लॉइंग, हैरोइंग, वीडिंग, रिड्यूसिंग लॉस ऑफ अप्लाइड केमिकल एंड फर्टिलाइजर, एग्रोमेट्रोलॉजी की स्टडी करके, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा ऐसा समय है कि जब वर्षा ज़्यादा होने वाली है तो वर्षा के समय में हम केमिकल या फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इन सभी चीज़ों का जुडिशियल इरिगेशन टू क्रॉप, अगर हमें मालूम है कि आज वर्षा हो सकती है, एक तरीके से वेदर जो है वो क्लाउडी है, तो फिर उस समय हम इरिगेशन नहीं करेंगे। हार्वेस्टिंग ऑफ ऑल क्रॉप, एग्रोमेट्रोलॉजिकल का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि जिनकी कटाई के समय ये मालूम होता है कि कुछ न कुछ एग्रोमेट्रोलॉजिकल जो इतिहास है उसको देखते हुए फिर हार्वेस्टिंग को पे भी हम प्रयोग करते हैं। आउटब्रेक ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, इसका भी एक तरीके से, तो ये एग्रोमेट्रोलॉजिकल के काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंस कह सकते हैं कि हैं। इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सॉइल विच फार्म आउट ऑफ वेदर, प्रोटेक्शन, अवॉइडेंस, मिटिगेशन, लॉसेज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स मीन्स कभी कभी हमारे जो जंगलों में गर्मियों के मौसम में आग लग जाती है, तो हमें मालूम है कि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली इस क्लाइमेटिक जोन में, कि अगर हम यूपी की बात करें कि वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, कि ईस्टर्न यूपी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बुंदेलखंड रीजन, तो वहाँ पे हम उस तरीके के उसको मिनिमाइज करने के लिए जो प्रैक्टिसेज है उनको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो हमारा एटमॉस्फियर, एक तरीके से ये जो स्फेयर्स हैं, जो पृथ्वी है, एक तरीके से ये पृथ्वी, अर्थ इज इलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार, ये एक तरीके से गोलाकार नहीं है कि पूर्ण रूप से गोलाकार है, ये चपटी हुई, अगर देखा जाए तो ये चपटी हुई दिखाई देती है, तो ये इलिप्टिकल कभी कभी पूछा जाता है। अर्थ इज स्फेरिकल शेप, वर्टिकल शेप, इलिप्टिकल शेप, तो ये इलिप्टिकल शेप में होती है। और इसके थ्री स्फेयर में हाइड्रोस्फेयर जहाँ पे पानी पाया जाता है, लिथोस्फेयर जो सॉलिड पोर्शन है जैसे आपकी मिट्टी, एंड एटमॉस्फेयर जिसे हम गैसियस पोर्शन या एक तरीके से वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो तीन भागों में डिवाइड किया गया है। हाइड्रोस्फेयर, अगर देखा जाए इंडिया की बात की जाए तो हाइड्रोस्फेयर अर्थात एक तरीके से जो वेस्टर्न साउथर्न पार्ट है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। एंड लिथोस्फेयर, इसके भी न्यूक्लियल निफा इस तरीके से, एंड एटमॉस्फेयर गैसियस पोर्शन। तो द एटमॉस्फेयर इज द कलरलेस, एटमॉस्फेयर में अगर देखें वायुमंडल में ये कलरलेस होता है, स्वादलेस होता है, एक तरीके से फिजिकल मिक्सचर ऑफ गैस विच सराउंडेड द अर्थ साइड्स। एटमॉस्फेयर में आपके क्या, इसके सराउंडिंग आपकी क्या पाई जाती हैं, गैसेस पाई जाती हैं, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये तमाम गैसेज हैं जो पाई जाती हैं। तो सम गैसेज आर परमानेंट एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूट इन फिक्स प्रपोर्शन टू दी टोटल गैस वॉल्यूम, कुछ हैं और कुछ में हमारा चेंजेज होता चला जा रहा है, कुछ में चेंजेज होता है। तो द हायर लेवल ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ एयर चेंज कंसिडरेबली नोन एज हेट्रोस्फेयर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर से लेकर नीचे तक एक तरीके से जो हमारा गैसेज हैं उनमें चेंजेज होता चला जाता है। एटमॉस्फेयर का प्रयोग क्या है, क्या यूजेज है, प्रोवाइड ऑक्सीजन
इसी एक में ऑक्सीजन, जिससे मनुष्य एक तरीके से सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, पौधों के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन हमारा इसी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, 78% तक नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि पौधों द्वारा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, राइजोबियम है, दलहनी फसलों द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और उनको प्राप्त होता है, या जब बिजली चमकती है वर्षा के समय, उससे भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ये एटमॉस्फेयर जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉलन, जो पॉलन क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉप होती हैं, उसमें एक तरीके से एटमॉस्फेयर का रोल हो जाता है। और अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनको रोकने का काम करता है। मेंटेन वार्मथ ऑफ द प्लांट लाइफ्स, एंड ये एक तरीके से सोर्स ऑफ वाटर वेपर का ये सोर्स है। तो एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं, एटमॉस्फेयर का भी हमारा एग्रीकल्चर में काफ़ी रोल है। अब अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर के बाद, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो नाइट्रोजन 78%, ये आपसे पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78% है। ऑक्सीजन 20.9% है, 95। आर्गन की मात्रा 0.93, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03, जिसे एक तरीके से अगर परसेंटेज में पूछा जाता है तो इस तरीके से 0.03, 0.003, 0.0003, इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद नियॉन हो जाएगा हीलियम। तो ये मेजर कहेंगे कि एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये जो 3-4 आपके मेजर हैं, इनसे पूछा जाएगा कि इनका कंस्टिट्यूशन एटमॉस्फेयर में कितना है। तो ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है कि सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, और फोर्थ नंबर पे हमारा कौन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी पूछा जा सकता है, या मैचिंग टाइप में पूछा जा सकता है कि मैच कराइए, आर्गन की मात्रा इन्वायरमेंट में कितनी है, एटमॉस्फेयर में कितनी है। तो ये इस तरीके से आपको मैच कराने का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हो जाएगा। देखिए, तीसरा ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसके बारे में भी पूछा जाता है। ये 100% ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो जनरली अगर हम देखें जो 20 किमी तक, ये 20 किमी तक है, तो यहाँ तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, एक तरीके से ये देखा जाए 0 से लेके 17, 18, 19 तक किमी तक जो है वो ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। ट्रोपोस्फेयर जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। तो ये क्षोभ मंडल जो होता है, यहीं पे आपके ये याद रखना है, सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फेयर, या जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल में आपका क्या होता है कि जो भी फिजिकल कंडीशन, जैसे वर्षा है, वर्षा हुआ, बादल हुए, गर्मी सबसे ज़्यादा, तो इसी क्षोभ मंडल में ये घटनाएं होती हैं। तो याद रखना है ये 3-4 क्वेश्चन। सबसे निचला मंडल ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल, ये कहाँ से, 0 से लेकर 17 किमी तक, और इसी में समस्त वायवीय गतिविधियाँ होती हैं। उसके बाद जो आता है वो हमारा है एक तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल, जैसे अभी आपका अगर देखेंगे जो एरोप्लेन होते हैं, ये सारे कहाँ चलते हैं, समताप मंडल में चलते हैं, क्योंकि आंधी तूफान ये सब आए तो वहाँ इस तरीके से समस्याएं ना हों, तो वो समताप मंडल में चलते हैं। समताप मंडल के ऊपर क्या होता है, हमारा मीजोस्फेयर होता है, मध्य मंडल जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद हमारा थर्मोस्फेयर होता है। तो सबसे ऊपर की परत वो क्या होती है, हमारी थर्मोस्फेयर है। उसके बाद मेजोस्फेयर, सबसे बीच में समताप मंडल, सॉरी, समताप मंडल हो जाएगा। एंड लास्ट सबसे निचला जो वायुमंडल से एक तरीके से हमसे जो अटैच होता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ही हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ओजोन लेयर भी आपका यहीं पाया जाएगा। तो ये डिफरेंट लेयर्स हो गए, और हमारा एटमॉस्फेयर में डिफरेंट जो गैसेज हैं उनके बारे में हो गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा देखिए, अब हमने एटमॉस्फेयर को उसके डिफरेंट जो स्फेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर 20 किमी तक पाया जाता है, एंड एक्सटेंडेड एल्टीट्यूड 50 से लेके 55 किमी तक। दिस लेयर इज कॉल्ड एज शीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हैं वो पाए जाते हैं।
एंड द टेम्परेचर रिमेन पार्शियली कांस्टेंट अराउंड जो हमारा 20 किमी एंड कैटेगराइज एज आइसोथर्मल बिकॉज एयर इज थिन क्लियर एंड कोल्ड। तो यहाँ पे हमारा ऐसा पाया जाएगा। और ये एक तरीके से हमारा स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। तीसरा हमारा जो है वो मीजोस्फेयर है, मध्य मंडल, और इसी में हमारा ओजोनोस्फेयर, ओजोन भी पाई जाती है। देयर इज ए मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन बिटवीन 30 टू 60 किमी। तो मीजोस्फेयर या ओजोन स्फेयर, मीजोफेयर अर्थात स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर और उसके ऊपर मीजोस्फेयर, तो मीजो और स्ट्रेटो के बीच में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। और ये क्या करती है, ओजोन लेयर जो होती है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को एक तरीके से एब्जॉर्ब करने का काम करती है, जिससे चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या हमारी प्लांट हो, दोनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये हमारी गर्मी को भी एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो याद रखने की ज़रूरत है। मीजोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट रीजन in the atmosphere with temperature reaching lowest value of 95 -95। तो ये जनरली मीजोपॉज 80 किलोमीटर, अगर हम जहाँ धरातल से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर चले जाएं तो वहाँ सबसे कम टेम्परेचर 95 सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। अर्थात एक तो पहले क्या होता है, टेम्परेचर नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ जाता है, लेकिन फिर एक समय में वो कम होता है। अभी हम उसके बारे में भी देखेंगे, वो भी पूछा जाता है। थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर जिसे हम कहते हैं, थर्मोस्फेयर लाइज बियॉन्ड द ओजोनस्फेयर, ओजोनस्फेयर के ऊपर, मीजोस्फेयर के ऊपर का जो स्फेयर है वो हमारा आइनोस्फेयर या तरीके से थर्मोस्फेयर। एक्सोस्फेयर बाहरी कहेंगे 400 किमी से लेके 1000 किमी के ऊपर का जो होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती हैं एक तरीके से। तो ये हो जाएगा। अब ये दो पॉइंट कहेंगे कि बड़े महत्वपूर्ण है, लैप्स रेट एंड कहेंगे कि एडिबायोटिक लैप्स रेट। ये दोनों टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण हैं। द डिक्रीज ऑफ एयर टेम्परेचर विथ हाइट इज नोन एज नॉर्मल और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट एंड इट इज अबाउट 4.7 6.5 सेंटीग्रेड पर किमी। तो एक तरीके से ये हमारा जो लैप्स रेट, कहने का मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चले जाते हैं, तो एक स्टेज के बाद वहाँ का जो टेम्परेचर है वो लो होता चला जाता है, जिसे हम लैप्स रेट कहते हैं। एडिबायोटिक लैप्स रेट द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग एयर मास थ्रू एडिबायोटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडिबायोटिक लैप्स रेट। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, बढ़ते या घटते क्रम, तो उस स्थिति में हमारा इस तरीके का लैप्स रेट पाया जाता है। अब अभी तक हमने क्या देखा कि मेट्रोलॉजी क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी के क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्लाइमेट और वेदर क्या होती है, और उसी के अंतर्गत हमने एटमॉस्फेयर के डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनके बारे में स्टडी किया। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज पाई जाती हैं उनके बारे में स्टडी किया। अब एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है मानसून रेनफॉल। तो मानसून हमारा जो कृषि है जनरली वो किस पे डिपेंड है, मानसून पे ही डिपेंड होती है। तो द थर्ड एंड फोर्थ रेनी सीजन अकर फ्रॉम जनवरी टू फरवरी। तो अगर हम बात करें कि साउथ वेस्ट मानसून, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि अच्छा मानसून शब्द जो है, एक बार पूछा भी गया था, मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। पूछा जाता है कि मानसून इज ए वर्ड ऑफ अरबी, अरब वालों ने सबसे पहले इसको दिया था। एंड इंडियन कंटिनेंट रिसीव द एनुअल रेनफॉल बाय पेकुलियर फेनोमेना इज नोन एज मानसून। तो मानसून के द्वारा हमें एक तरीके से वर्षा प्राप्त होती है। और जो साउथ वेस्ट, जैसे ये इंडिया है, अगर हम ये बात करें थोड़ा सा, क्योंकि रियल तो नहीं, बट ये एक तरीके से बन जाएगा कि हमारा जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, जिसे हम गुजरात कह सकते हैं, गुजरात, और साउथ ये वेस्ट। तो हमारा जो मैक्सिमम वर्षा है भारत में, जो मैक्सिमम वर्षा होती है 80 से लेके 85% तक, वो कहाँ से, इधर से, साउथ वेस्ट मानसून से। तो याद रखना है हमारे यहाँ दो तरीके की वर्षा होती है, साउथ वेस्ट मानसून
और नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून इधर से आएगा, ये नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। और ये एक तरीके से लौटती हुई वर्षा हम जिसे कहते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। और साउथ ईस्ट मानसून 80 से 90% भारत में जो वर्षा होती है वो जुलाई और अगस्त के महीने में होती है, और ये इस दिशा में। तो ये याद रखने की ज़रूरत है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, और 80 से 85% इसके द्वारा होती है। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका यूजेज हम करते हैं। रेन गेज, रेन गेज क्या है? ये जिसे हम वर्षा मापी कहते हैं, इसके द्वारा हम वर्षा को मापते हैं। उसी तरीके से बैरोमीटर है, ये हमारा क्या है? बैरोमीटर है। तो बैरोमीटर इट इज़ यूज टू मेजर द एयर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एयर प्रेशर, बैरोमीटर काफ़ी तेज़ी से अगर नीचे जा रहा है तो आंधी आने की संभावनाएं रहती हैं कि बड़ी तेज़ी से एक तरीके से। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो बैरोमीटर यूज द मेजर ऑफ एयर प्रेशर। हाइग्रोमीटर, ये आपका हाइग्रोमीटर है, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वायुमंडलिक एयर में जो कहेंगे कि एक तरीके से नमी की मात्रा जो है वो, उसका मेजरमेंट हम हाइग्रोमीटर के माध्यम से करते हैं। एनीमोमीटर, दिस इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। विंड की स्पीड के लिए हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं। उसी तरीके से विंड वेन होता है। विंड वेन जो होता है वो विंड के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, विंड के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम विंड वेन का यूज करेंगे। तो ये हमारे कुछ हो गए। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साउथ वेस्ट मानसून, जैसे हमने पहले ही बता दिया। साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में आता है, जून में ही। फर्स्ट टू सेकंड वीक ऑफ जून सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून केरल में अपीयर होता है। और इसका कहेंगे कि एक तरीके से नॉर्थर्न सर्कुलर, तो हमारे इधर आएगा। एंड ये एक तरीके से जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ से होते हुए फिर राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश, और जब ये हिमालय से टकराता है तो फिर ये वर्षा करता है। तो ये हमारा साउथ वेस्ट मानसून है। 80 से 90% वर्षा साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून ये सितंबर एंड से लेके अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है, और ये हमारा जनरली कहाँ से आता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा, इन्हें हम लौटती हुई वर्षा भी कहते हैं, लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। विंटर रेनफॉल रिस्ट्रिक्टेड मोर इन नॉर्थर्न इंडिया रिसीव फ्रॉम द स्नो ऑन हिल्स। तो जैसे पंजाब, राजस्थान, सेंट्रल पार्ट में। समर रेनफॉल, गर्मियों में भी कभी कभी मार्च से लेकर मई तक वर्षा होती है। तो ये हमारा एक तरीके से हो जाएगा कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के अंतर्गत, मौसम विज्ञान के अंतर्गत जो मेजर चीज़ें थी उनके बारे में, कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। अभी एग्रोमेट्रोलॉजी के तमाम और भी कह सकते हैं कि टॉपिक हैं, उनके बारे में भी, जैसे बादल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेदर फॉरकास्टिंग क्या होती है उसी के बारे में पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आप सभी नोट कर लीजिएगा। मे बी ये एग्रीकल्चर टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कभी कभी ये पूछा जाता है। जैसे कि बसंत ऋतु, हम जानते हैं हिंदी में बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु जो होता है वो हिंदी माह, अगर देखें मार्च टू अप्रैल, मार्च अप्रैल जो होता है इसे हम बसंत ऋतु आती है। और इस बसंत ऋतु को हम क्या कहते हैं? चैत बैसाख। अर्थात मार्च को हम कह सकते हैं कि एक तरीके से चैत, मार्च क्या हो जाएगा? वो चैत, और अप्रैल को बैसाख, ये नोट कर लीजिएगा। उसी तरीके से मई जून है, मई को हम क्या कहेंगे? जेठ। मई में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ज्येष्ठ। उसी तरीके से अगर आषाढ़ है, आषाढ़ क्या होता है? चैत बैसाख। इसको अगर हम देखें जेठ आषाढ़, तो आषाढ़ जो होता है जून का महीना, बारिश शुरू हो जाती है आषाढ़ में। आषाढ़, सावन में सबसे ज़्यादा सावन, तो सावन जो हो जाएगा वो हमारा जुलाई हो जाएगा। उसी तरीके से भादो जो है अगर हम देखें तो भादो अगस्त, ये याद रखना पड़ेगा। चैत याद करेंगे बस मार्च से। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। तो भादो तक हो गया। भादो मीन्स एक तरीके से अगस्त। क्वार, उसके बाद क्या आता है? क्वार और कार्तिक। तो जो क्वार होगा एक तरीके से उसे हम क्या कहते हैं? सितंबर। क्वार जो होगा वो सितंबर होगा, और कार्तिक जो होगा वो अक्टूबर होगा। अक्टूबर, देखिए पूछा जाता है इसलिए। अगहन, तो अगहन और पौष।
तो अगहन जो होगा ये एक तरीके से, अगर अगहन को हम देखें सिंपल सी भाषा में, तो ये नवंबर, अगहन को हम नवंबर कहेंगे और पूष को दिसंबर। तो ये दिसंबर हो जाएगा। उसी तरीके से आपका हो जाएगा माघ और फागुन। तो माघ और फागुन, माघ जनवरी और फागुन फरवरी, फागुन से फरवरी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चैत बैसाख, इसको इस तरीके से भी अभी आप सभी नोट कर लीजिए, बस याद कर लीजिए कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। और ये जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, चैत स्टार्ट हो रहा है कब से? मार्च से। तो मार्च से लेके ये हमारा फरवरी तक जो है, फागुन फरवरी तक। तो कभी कभी क्योंकि एग्रीकल्चर दृष्टिकोण से पूछ लिया जाता है फागुन का महीना क्या होता है, सावन का महीना क्या है, भादो का महीना क्या है, आषाढ़ किस महीने को कहते हैं, तो पूछ लिया जाए तो याद रखने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये हमारा एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से, उम्मीद है आप सभी को वीडियो ये पसंद आया होगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, आप सभी तैयारी करते रहिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप सभी को इस तरीके से वीडियो उपलब्ध कराते रहें।